हेलो एवरीवन, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है उसमें दूसरा टॉपिक है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम आते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्यों हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं। चाहे आपकी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी या इंडियन इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रिलेवेंस है। तो पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। तो प्रीलिम्स जो है आपका स्टेट पीसीएस का जो प्रीलिम्स है, आप देखिए ऑन एवरेज हर साल मॉनेटरी पॉलिसी से एक क्वेश्चन होता ही होता है मिनिमम आपके प्रीलिम्स में। कभी कभी 2 हो जाता है, कभी कभी 3 हो जाता है आपका, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। किसी किसी साल छूट गया तो छूट गया, नहीं तो हर साल क्वेश्चन क्या होता है, इससे बनना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में आपके क्वेश्चन इससे डायरेक्टली जो बनते हैं वो इस तरह से देखने को नहीं आता, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके मॉनेटरी पॉलिसी से बनता है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन इससे क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी से आपका बनता हुआ दिखेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि प्री में है तो मेंस में नहीं, मेंस में है तो प्री नहीं, वो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका कहीं ना कहीं इसका कंट्रीब्यूशन आपका होना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, इसको जरूर आप ध्यान से देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी को आपका 1 से 2 क्वेश्चन निकल के प्रीलिम्स में आना ही आना है इससे। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आगे जितनी भी थियरी आप पढ़ोगे उसमें इसका एप्लीकेशन होगा आपका, ठीक। क्योंकि मैंने सिलेबस इसी तरीके से लगाया हुआ है पहले आपके सामने कि हम जानते हैं कि जो पिछला हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे उसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे इसी सीक्वेंस में मैं लगाया हूं। हर पीछे वाले टॉपिक का यूज आगे वाले टॉपिक में आपका होगा, और ये चलेगा कम से कम शुरू के 6-7 टॉपिक तक ये चीज आपकी श्रृंखला चलती रहेगी, सीरीज आपकी चलती रहेगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वैल्यू है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मेंस में कभी कभी बने हैं, लेकिन आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन लगभग आपको हर साल इसका एप्लीकेशन मेंस में आपको मिल जाएगा। तो ये रहा एग्जाम। अब बात आती है मॉनेटरी पॉलिसी का इंडियन इकोनॉमी में क्या रिलेवेंस है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वो इसका इस्तेमाल करती है अपने आप को डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, ठीक है। डिप्रेशन मतलब इकोनॉमी में रिसेशन, मतलब जीडीपी उसकी डाउन हो। जीडीपी डाउन नॉर्मल चल रही है, डाउन हो रही है, गिर रही है, वो स्लो डाउन हो गया। ये स्लो डाउन, रिसेशन, डिप्रेशन, ये क्या होते हैं, ये सब मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा। अभी बस इतना जानिए कि जैसे इकोनॉमी की जीडीपी जब गिर रही होती है, ठीक है, बेस ईयर के रिस्पेक्ट में अगर जो आप कंपेयर करते हो तो पिछले साल से, अगर इस साल में जीडीपी क्या हो रही है, गिरी है आपकी बेस ईयर के रिस्पेक्ट में, पिछले साल की जीडीपी, ठीक है, और इस साल की जीडीपी को अगर जो कंपेयर करते हो, ध्यान देना बेस ईयर के रेफरेंस में पिछले साल की जीडीपी को इस साल की जीडीपी से अगर जो कंपेयर करते हो, तो इस साल की जीडीपी अगर जो पिछले साल की जीडीपी से गिर रही है तो हम कहेंगे स्लो डाउन। ऐसा कंटिन्यूस घटना घटती है और गिरती है, लेकिन गिरते गिरते ऋणात्मक चली जाती है, तो उस स्थिति को हम रिसेशन कहते हैं। और जब वही जीडीपी निगेटिव होना शुरू हो जाए, निगेटिव का मतलब अपने पिछले साल से वो, ठीक है, वो जो जीडीपी जो प्रोडक्शन हुआ था आपके वहां, वो एकदम क्या हो जाए, आपका ऋणात्मक चला जाए, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। और डिप्रेशन की स्थिति में होता क्या है कि बेरोजगारी और महंगाई क्या होती है, आपकी पीक पे जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इन शॉर्ट आपको बताया, डिटेल कहानी इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक में होगा। तो एक लाइन में ऐसे समझिए कि डिप्रेशन वो स्थिति होती है जहां पे महंगाई और बेरोजगारी क्या होती है, आपको पीक पे पाई जाती है, और जो जीडीपी ग्रोथ होता है देश का, वो ऋणात्मक क्या होता है, आपका चला जाता है, नेगेटिव क्या होता है, चला जाता है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था से उभरने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उसके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का क्या करती हैं, इस्तेमाल करती हैं। जैसे अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको डाउन करके मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ा के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है। इन्वेस्टमेंट जैसे बढ़ता है, भाई इन्वेस्टमेंट हुआ है प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन हो बढ़ेगा तो प्रोडक्शन ही जीडीपी कहलाता है। जीडीपी अपने आप क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो सब चीजें आगे आपकी होंगी, अभी मैं बस इसका प्रीफेस आपको बता रहा हूं कि क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी इस तरीके से क्या करती है, इसका इस्तेमाल करती हैं। अगर जो इन जनरल देखा जाए, चाहे डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग हो आपकी इकोनॉमी, तो वो लोग मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। आपके क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है, ऋण को, ठीक है। ऋण जो इकोनॉमी में जो लोन है जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाता है वाया किससे, तो आपके मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। कैसे कंट्रोल करते हैं, जैसे
किसको लोन दिया जाए, ठीक है। अब किसको मतलब वो माइक्रो लेवल पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, वो मैक्रो लेवल पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। जैसे उन्होंने टारगेट कर लिया कि हम एमएसएमई को लोन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे अभी कोविड था, आपने देखा, अभी भी चल ही रहा है कोविड आपका। कोविड में आपने देखा कि कोविड में गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए उनके लिए स्पेशल लोन की क्या करी, व्यवस्था करी आपकी। तो वो जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अपना कि हम एमएसएमई को ये क्या करेंगे, सुविधा उपलब्ध कराएंगे, उनको ऋण दिया जाएगा, लोन उनको दिया जाएगा। तो वो किसके थ्रू आ रहा है, आपका आरबीआई के थ्रू आ रहा है। और आरबीआई उसको अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या कर रही है, आपकी कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था क्या होती है, इकोनॉमी में की जाती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि यूसेज एंड यूजर दोनों के बीच में एक बैलेंस क्या होता है, क्रिएट किया जाता है। जैसे यूसेज है एंड जो यूजर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में इसके द्वारा क्या किया जाता है, एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है। जो क्रेडिट आ रहा है, जो लोन बट रहा है आपका, वो किसको जाए, ठीक है, यूजर कौन होगा, ठीक है। तो हमने अभी बताया क्या, एमएसएमई को जा रहा है, या बोल दिया किसानों को ऋण क्या होगा, बटेगा। तो उसको कंट्रोल किया जाएगा किससे, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तो यूजर हो गए ये लोग, ऋण लेने वाले हो गए। यूसेज को भी क्या होता है, डिफाइन किया जाता है। जैसे आरबीआई बोलती है कि जितने भी कमर्शियल बैंक है वो अपना जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो प्राथमिक क्षेत्र जो देनदारी है, जो देयताएं हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल क्या होता है, ये आगे सब मैं डिटेल में बताऊंगा। तो पीएसएल में बोल दिया कि 40% क्रेडिट केवल पीएसएल में क्या होगा, आपका जाएगा। तो पीएसएल में एग्रीकल्चर सेक्टर भी आता है, ठीक है। पीएसएल में आपके जैसे जो सोलर एनर्जी बना रहे हैं, जो सोलर पैनल बना रहे हैं कंपनीज, वो भी आती हैं। एमएसएमई भी पीएसएल में क्या होती आती हैं। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, इनको प्रायोरिटी सेक्टर बोला जाता है। ये वो सेक्टर होते हैं जिनको आरबीआई ने ऑलरेडी डिफाइन कर रहा है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर है, और बैंक जितना भी लोन बांटेगा इन सेक्टर में लोन क्या होना, आपका इतने % जाना ही जाना है। यानी जो यूसेज है कि किस सेक्टर में कितना जाएगा, वो भी आरबीआई क्या कर रही है, फिक्स कर रही है। वाया किससे, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई क्या कर रही है, उसे कंट्रोल कर रही है। तो यूसेज एंड यूजर्स ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या होते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। इवन जो बैंक आपको जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है, ठीक है, जो आपसे बैंक पैसा डिपॉजिट करवा रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये सब भी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही क्या होता है, आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ध्यान देना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से आरबीआई क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल उसको किया जाता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का यूज है कि इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में क्या चलेगा, किसको लोन जाएगा, किसको नहीं जाएगा, मतलब किस सेक्टर में लोन जाएगा, किस सेक्टर में नहीं जाएगा, उसका यूजर कौन होगा, ठीक है। इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है। जो डेवलप्ड इकोनॉमी है आपकी, वो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए करती है, डेवलपिंग इकोनॉमी अपने ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए करती है। तो ये सब तो है ही है। बाकी नॉर्मल जो यूज होता है, जो हर देश करते हैं, वो ये है कि क्रेडिट को कंट्रोल करना है, किसको लोन जाएगा, किसको नहीं जाएगा, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना है, क्या होगा डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, क्या होगा लेंडिंग इंटरेस्ट रेट, ये सब कुछ मॉनेटरी पॉलिसी में आपको बताया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें और क्लियर होंगी जब आप एक एक करके मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, कैसे हम उसको देखेंगे, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारा कुछ अब आगे आपका होना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है, इसको देखने से पहले थोड़ा सा हम कुछ बेसिक कंसेप्ट है उनको देख ले, तब हम मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या करेंगे, आएंगे। ये जो बेसिक कंसेप्ट मैं यहाँ पे लिखा हूँ, 4 बेसिक कंसेप्ट जो आगे मॉनेटरी पॉलिसी में इस्तेमाल करूंगा। ये जो टर्मिनोलॉजी है मैं यूज करूंगा। अगर जो आप इन टर्मिनोलॉजी को नहीं समझे तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी समझने में आपको दिक्कत हो जाएगी। पहली बात ये कि समझने में दिक्कत हो जाएगी, और दूसरा फायदा इसका ये होगा आपका कि अगर जो ये बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए तो आगे जो कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा वो समझने में आसानी हो जाएगी। और दूसरा फायदा ये होगा इसका कि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे एनडीटीएल से यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन क्या किया, आपका फ्रेम किया है कि एनडीटीएल 2012 यूपीएससी प्रीलिम्स, एनडीटीएल समाचार पत्रों में रहता है, न्यूज़पेपर में रहता है, इसका संबंध किससे है आपका। तो ऑप्शन में था स्ट्रेटेजिक सेक्टर, मिलिट्री आपका, एंड देन कम्युनिकेशन, देन आपका बैंकिंग। तो इसका रिलेशन किससे, आपका बैंकिंग से है आपका रिलेशन। अभी मनी सप्लाई से आपकी यूपी पीसीएस में देखिएगा, आगे मैं पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा, यूपीएससी से लेके यूपी पीसीएस मनी सप्लाई से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली फ्रेम किए हुए हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होगा और आगे जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। तो इसका
पहला जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, डिपॉजिट है। डिपॉजिट को हम लोग समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को समझने से पहले। मॉनेटरी पॉलिसी का यूज क्या है वो मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया, उसमें से कुछ चीजें अभी आपको समझ में नहीं आई होंगी, वो धीरे धीरे सब आगे समझ में आएंगी, बस पेशेंस के साथ आप उसको सुनते जाइए, ठीक है। तो डिपॉजिट क्या होते हैं, तो डिपॉजिट की डिटेल कहानी जो होगी वो बैंकिंग में मैं पढ़ाऊंगा, उसी का कुछ पार्ट यहां पे मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, डिपॉजिट का, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है मॉनेटरी पॉलिसी का वो समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसकी आधी कहानी बैंकिंग में होगी, आधी कहानी में यहीं पे आपको कह दे रहा हूं। तो डिपॉजिट जो होते हैं वो मुख्यतः मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट, दूसरा क्या होता है आपका टाइम डिपॉजिट। अब बात आती है कि डिमांड डिपॉजिट एंड जो टाइम डिपॉजिट है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आपके होते हैं, ठीक है। तो देखो, डिमांड डिपॉजिट उसको कहते हैं, ये ऐसा डिपॉजिट होता है जहां पे पैसा बिना बैंक को बताए जब चाहो तब आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। ध्यान देना, बिना बैंक को बताए जब चाहो तब पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो। मतलब डिमांड डिपॉजिट में पैसा ऑन डिमांड क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। जब आपकी जरूरत पड़ी आप बैंक गए, ऑन डिमांड पैसे को वहां से आपने विड्रॉ कर लिया, बैंक को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एटीएम पड़ा हुआ है, एटीएम में गए, एटीएम से पैसा निकाल लिया, या बैंक से गए फॉर्म भर के वहां से पैसा निकाल लिया, वहां पे बैंक को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे इसके जो इन कंट्रास्ट जो चलता है आपका, इसके अपोजिट जो चलता है वो टाइम डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, यहाँ पे अगर जो आपने टाइम डिपॉजिट में पैसा रखा हुआ है बैंक में, तो आपको बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, यू विल हैव टू इन्फॉर्म द बैंक, देन ओनली आप उस पैसे को निकाल सकते हो। आप प्रॉपर ब्रांच में जाओगे, ब्रांच में जो ब्रांच मैनेजर है उसको एप्लीकेशन लिखोगे, फिर वो पैसा आपका रिलीज करेगा, तब आप उसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इवन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी ये काम होता है, बट वहां पे आपको देखा होगा कि आपने कि 2 सेकंड में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, तो भैया वहां पे भी एक एप्लीकेशन आप लिखते हो, एप्लीकेशन आपको दिखता नहीं है, बस एग्री का एक बटन आप दबाते हो, क्लिक करते हो, समझो कि पीछे एक एप्लीकेशन अपने आप ही लिख दिया जाता है और तुरंत पैसा आपके बचत खाते सेविंग अकाउंट में आता है और वहां से उस पैसे को विड्रॉ कर लेते हो। तो टाइम डिपॉजिट, ठीक है, वो आपका भ्रम है कि इंटरनेट में आपको इन्फॉर्म नहीं करना होता है, एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, देन ओनली पैसा क्या होता है आपका विड्रॉ होता है, ठीक है। तो टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में क्या होते हैं, यही डिफरेंसेस होते हैं कि डिमांड डिपॉजिट में पैसा बिना बताए निकाल सकते हो, टाइम डिपॉजिट में पैसा बता के आपको बैंक को इन्फॉर्म करके क्या करना होता है, निकालना होता है। अब जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसके दो पॉपुलर अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट होता है ये, और दूसरा क्या होता है आपका करेंट अकाउंट, ठीक। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है, देखो ये जो दोनों अकाउंट है, सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, दोनों डिमांड डिपॉजिट के क्या है, आपके अकाउंट है। ऐसा बैंक में जाओगे, कहोगे कि हमें डिमांड डिपॉजिट का अकाउंट ओपन कर दीजिए, तो बैंक का जो कर्मचारी है वो आपसे पूछेगा कि सेविंग खुलवाना है कि करेंट खुलवाना है, क्योंकि ये दोनों जो अकाउंट है किसके हैं, आपके डिमांड डिपॉजिट के। तो आप कहोगे कि सेविंग खुलवाना है, कुछ लोग बोलते हैं करंट खुलवाना है। अब कौन करंट बोलता है, कौन सेविंग बोलता है, ये थोड़ा सा अंतर मैं इनमें आपको बता दूं। देखो, जो सेविंग अकाउंट होती है, जो बचत खाता जिसको आप कहते हो हिंदी में, सेविंग अकाउंट में जो होता है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों में क्या अंतर है, तो दो के दोनों डिमांड डिपॉजिट के अकाउंट, दोनों में पैसा है, तो बैंक को बताने की जरूरत नहीं है, जब चाहे तब आप पैसे को निकाल सकते हो, नो नीड टू इन्फॉर्म द बैंक। बट इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, तो अगर जो सेविंग अकाउंट में पैसा है और करंट में है, तो करंट में जो होता है, इस अकाउंट में अगर जो ट्रांजैक्शन आपको करना है, तो इसमें ट्रांजैक्शन हैज नो लिमिट, ठीक है, ट्रांजैक्शन हैज नो लिमिट। इस अकाउंट से जितना चाहो जब पैसा जमा कर सकते हो, जितना चाहो पैसा निकाल सकते हो। वहीं सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन हैज लिमिट, यहां पे क्या हो जाती है, आपकी ट्रांजैक्शन पे लिमिट हो जाती है कि 24 घंटे में इतना आप जमा कर सकते हो, इतना आप निकाल सकते हो। वो बैंक टू बैंक डिफर करता है कि किस बैंक में कितनी लिमिट होगी, बट करेंट अकाउंट में ये लिमिट आपको नहीं देखने को मिलती है, ठीक है, वहां पे कोई लिमिट आपकी नहीं होती, जितना चाहो जमा करो, जितना चाहो क्या करो निकालो, ये होता है। इसीलिए जनरली जो करंट अकाउंट होता है इसको बिजनेसमैन ओपन करते हैं, और जो सेविंग अकाउंट होता है इसको आम आदमी क्या करता है, ओपन करता है, क्योंकि आम आदमी के ट्रांजेक्शन कम होते हैं, और वहीं पे जो बिजनेसमैन होता है उसके ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, आपके ज्यादा होते हैं। कभी देखना, आप जाना सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा जमा कर दो, तो वो बोल देता है कैसे ऐसा करो, तुम करंट अकाउंट ही खुलवा लो, ठीक है, तुम्हारा इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है। तो लिमिट का एक चक्कर होता है, पहला अंतर ये होता है। दूसरा अंतर हो जाता है कि सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, हाँ यस, ब्याज आपको मिलेगा, लेकिन जो करंट अकाउंट होते हैं नो, यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, कोई भी ब्याज आपको यहाँ से
नहीं मिलेगा। जो करेंट अकाउंट होते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होता है आपका, जीरो हो जाता है। यहाँ पे हाँ कुछ करेंट अकाउंट ऐसे होते हैं जो स्पेशल होते हैं, उनपे वो कुछ इंटरेस्ट दे देते हैं और वो भी कुछ लिमिट के बाद देते हैं, सारे अमाउंट पे नहीं देते हैं आपके। लेकिन वहीं पे सेविंग अकाउंट पे ब्याज आपको मिलेगा और उतना मिलता है जितना आपका बैंक क्या करता है, डिसाइड करता है। अच्छा ये क्वेश्चन आपके बना हुआ है यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो भाई यूपीएससी का है तो यूपीपीसीएस में पूछ सकता है, क्योंकि 2018 के बाद तो दोनों के पैटर्न ऑलमोस्ट क्या हो चुके हैं आपके, सेम हो चुके हैं। ठीक है, पूछा हुआ है कि इस पे जो इंटरेस्ट रेट होता है आपका सेविंग अकाउंट पे, वो कौन डिसाइड करता है, आरबीआई, बैंक, फाइनेंस मिनिस्टर, कौन करता है, बैंक करता है। पहले आरबीआई किया करती थी सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट, बट अब बैंक खुद करते हैं इस पे डिसाइड। 2011 में इसको डीरेगुलेट कर दिया गया आपका। इस समय जो चल रहा है वो 2.70% से 3% के बीच में आरबीआई ने रखा हुआ है। आरबीआई की वेबसाइट पे जाइए तो ये आपको रेंज मिल जाएगा सेविंग अकाउंट पे। बट करंट अकाउंट में क्या होता है आपका, जीरो होता है। कि ये दोनों क्या होते हैं आपके, बेसिक डिफरेंसेस होते हैं सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में होता है। ठीक है, एक पे इंटरेस्ट मिलेगा, एक पे नहीं मिलेगा, एक के ऊपर ट्रांजैक्शन आपकी होती है, ठीक है, और दूसरे के ऊपर ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती है। तो जनरली करंट अकाउंट बिजनेसमैन खुलवाते हैं, बट दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों डिमांड डिपॉजिट के अकाउंट है, दोनों में पैसा है, तो बैंक को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, जब चाहे तब आप पैसे को निकाल सकते हो। ठीक है, एक और अंतर मिल जाता है, वो काम चलाऊ डिफरेंस होता है कि सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में एक और अंतर मिल जाता है कि करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको मिल जाती है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट की, यहाँ पे नो ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे कोई ओवरड्राफ्ट की सुविधा जनरली आपके सेविंग अकाउंट में नहीं मिलती है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे कि मोबाइल में अगर जो रिचार्ज खत्म हो गया तो बोलते हैं कि 10 रुपए का लोन ले लीजिए, जब आप रिचार्ज कराएंगे तो पैसा आपका पहले 10 रुपए कटेगा, जो बचेगा उसका हम आपको रिचार्ज दे देंगे, ऐसा होता है ना आपका। तो उसी तरह से जो आपके करंट अकाउंट होते हैं, इसमें अगर जो बढ़िया लेन देन आपको की चल रही है, तो बैंक करता क्या है कि आपके अकाउंट में माइनस करने की फैसिलिटी दे देता है। जीरो बैलेंस है करंट अकाउंट में, फिर भी आप 50,000 40,000 निकाल लोगे, ठीक है, तो बैंक ने आपको बोल रखा है कि आप 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हो इवन जीरो बैलेंस पे भी। तो आप क्या करोगे, 50,000 निकाल लो, आपको जरूरत है, ठीक। अब जब आप पैसा जमा करोगे, तो मान लो आपने 2 लाख रुपया अकाउंट में डाला, तो पहले वो 50,000 रुपये बराबर होगा, फिर जो 1.5 लाख बचा वो अकाउंट में प्लस करके आपको बैलेंस दिखा दिया जाएगा। ठीक है, ये ओवरड्राफ्ट होता है। हाँ, कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या करते हैं कि इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कुछ बैंक इंटरेस्ट लेते हैं। जनरली जो है 90% बैंक इंटरेस्ट लेंगे ओवरड्राफ्ट पे। जितने दिन आपके पास पैसा उनका पड़ा रहेगा, उतने दिन का 1-2% के हिसाब से वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट ले लेते हैं आपके। और भी सबको नहीं मिलता है, जिनका ट्रांजेक्शन बढ़िया होता है उन्हीं को ओवरड्राफ्ट बैंक देता है। सेविंग अकाउंट में इस तरह की कोई सुविधा नहीं होती है इन जनरल। हाँ, सैलरीड अकाउंट में ओवरड्राफ्ट कभी कभी मिल जाती है। जैसे कुछ सैलरीड अकाउंट जो होते हैं, भाई सेविंग अकाउंट ही होते हैं वो, ठीक है, सैलरीड अकाउंट आपके, उसमें वो क्या कहते हैं कि कभी कभी फैसिलिटी दे देते हैं, लेकिन नॉर्मल सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। हाँ, जनधन भी एक तरह का सेविंग अकाउंट ही है आपका, वो भी बचत खाता ही है, उसमें भी कुछ 5,000 रुपए की व्यवस्था की गई। तो ये स्पेशल सेविंग अकाउंट है जिसमें ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था है, बट जनरल सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती आपकी। ठीक है, वो होगी तब जब आप कोई एफडी वहां पे होगा, तो एफडी के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट वो दे देंगे आपको, ऐसे कभी नहीं देते वो। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं मिलती आपकी। ठीक है, वहीं पे टाइम डिपॉजिट जो होता है, अभी मैंने इसको बताया कि यहां पे जो होता है, ये दो तरह के यहाँ पे भी अकाउंट होते हैं। टाइम डिपॉजिट वो होता है जहां पे पैसा आपको बता करके निकालना होता है, बिना बताए आप नहीं निकाल सकते। ये टाइम डिपॉजिट मतलब एक समय के बाद ही आप निकालोगे, उससे पहले निकालोगे तो वो बैंक रोकेगा नहीं, बट आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा। देखना, टाइम डिपॉजिट में अगर जो इंटरेस्ट रेट 6% है, तो पहले प्री मेच्योर अगर जो आप ब्रेक कर दिया ना, तो 5.5 देगा। प्राइवेट जो बैंक होते हैं 1% तक काट देते हैं, वो 5% तक कर देंगे आपका, इतना ही आपको इंटरेस्ट देंगे, बाकी क्या करेंगे वो नहीं देंगे आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, निकाल सकते हो बट पेनल्टी लगा देंगे आपके ऊपर। ठीक है, तो ये इस तरह का होता है। जैसे इसके दो पॉपुलर अकाउंट है आपके टाइम डिपॉजिट के, एक है आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये दो के दोनों जो अकाउंट है ये किसके हैं, टाइम डिपॉजिट के क्या होते हैं आपके अकाउंट होते हैं। एक फिक्स्ड होता है, दूसरा रिकरिंग होता है। ठीक, अब इन दोनों में क्या अंतर होता है, फिक्स्ड में अंतर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो रिकरिंग और इनके वर्ड से ही आपको डिफरेंस यहां पे पता चल रहा है। रिकरिंग का मतलब ऐसी कोई घटना जो बार बार घटे, फिक्स्ड का मतलब ऐसी कोई घटना जो एक बार क्या होती है आपकी घट रही है। जैसे मान लो आपके पास
5,000 रुपए है, आप बैंक के पास गए और बैंक से आपने बोला क्या कि ऐसा करो भैया कि 5,000 रुपये मेरा 2 साल के लिए क्या कर दो, आप फिक्स कर दो। तो 5,000 रुपये आपका 2 साल के लिए फिक्स कर दिया। जो भी ब्याज दर है 5%, 5.5% वो आपको मिलना स्टार्ट हो गया। वो भी बैंक ही क्या करता है, आपका निर्धारित करता है। ये जो मैंने सेविंग बताया कि आरबीआई की वेबसाइट पे ऐसा लिखा हुआ है, ये आरबीआई क्या करती है, बस आपको एक रेंज दे देती है कि मिनिमम इतना रखना, मैक्सिमम आपको जितना देना है वो दीजिए, लेकिन वो आरबीआई कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन बस वो मिनिमम क्या करती है, तय करती है। उसी तरह से जो टाइम डिपॉजिट होता है उसमें भी केवल मिनिमम ही करती है, बाकी वो बैंक डिसाइड करता है आपका कि कितना वो देगा। आपका बैंक आपको लुटा दे, आरबीआई कुछ नहीं बोलने वाली है, बट वो केवल मिनिमम आरबीआई 2.70 यहाँ पे कर रखी हुई है। ठीक, तो ये जो है आपका फिक्स्ड जो डिपॉजिट अकाउंट है और रिकरिंग है। तो मैंने आपको बोला कि 5,000 रुपये आपने 2 साल के लिए जमा किया, जो 5.5% आपको इंटरेस्ट है मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब वहीं पे एक रिक्शे वाला है, उसके पास एक बार में 5,000 रुपया नहीं है, वो बैंक में जाता है, कहता है यार एफडी पे सुने हैं काफी ब्याज है, क्योंकि सेविंग से जो डिमांड डिपॉजिट के अकाउंट होते हैं सेविंग या करंट, उससे ज्यादा टाइम डिपॉजिट के अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। तो रिक्शे वाला कहता है भाई हमें भी एफडी वाला ब्याज चाहिए, कुछ ऐसा करो कि हमें भी फायदा हो। तो बैंक कहता है कैसा करो, 5,000 एक बार में नहीं है तो तुम आरडी कर दो, हम तुम्हारी 500 रुपए महीने की मंथली क्या करते हैं, आपका पर मंथ की एक इंस्टॉलमेंट बांध देते हैं। तुम अपना पैसा जमा करो, ये 10 महीने में तुम्हारा 10 मंथ में 5,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा भी पैसा जब ये 5,000 हो जाएगा तो फिर इसको तुम 2 साल 3 साल के लिए क्या कर लेना, इसको फिक्स कर लेना। तो उसने क्या किया, 500 रुपए महीने की उसकी ईएमआई बांध दी। ठीक है, उसका मतलब कि ये हो गया कि इंस्टॉलमेंट आपका बंध गया। ठीक है, यहाँ पे ईएमआई का मतलब है इंस्टॉलमेंट, जो डिपॉजिट का इंस्टॉलमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। वो दोनों का एक ही अर्थ होता है कि वो लोन में ईएमआई नहीं चलती है, डिपॉजिट में भी ईएमआई चलती है आपकी। ठीक है, तो यहां पे जो है आपका 500 रुपए महीने उसने क्या किया, बांध दिया उसका। और आरडी, उसको उसने क्या बोला, आरडी बोला कि तुम्हारा हम आरडी कर देते हैं, 500 रुपए तुम हर महीने जमा करोगे। ठीक, तुम्हें ब्याज तभी से मिलना शुरू हो जाएगा जब से जो पैसा जमा होगा। जैसे 500 रुपया पहले महीने जमा हुआ तो उस पर पहले महीने से ब्याज मिलेगा, अगले महीने उसमें 500 और ऐड होगा तो अगले महीने से 1,000 होगा, तो नेक्स्ट मंथ से 1,000 पे इंटरेस्ट जो फिक्स किया गया होगा, बैंक ने जो किया होगा। एफडी और आरडी में जो इंटरेस्ट रेट होता है ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही होता है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो जो ब्याज है जब से जो पैसा जमा होगा तब से उस पर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और 5,000 10 महीने में हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद वो अपने आप एफडी हम कर देंगे, तुम्हारा भी 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए, या जितना बोलोगे 3 ईयर के लिए, हम उसको क्या कर देंगे, बतौर एफडी वहां पे दिखा देंगे। ठीक है, वो पैसा आपका जमा हो जाएगा। तो आपने देखा एफडी में 5,000 रुपए एक ही बार में जमा हुआ, आरडी में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बार बार क्या हो रहा है, आपका जमा हो रहा है, रिकर हो रहा है। कौन सी घटना यहाँ पे बार बार घट रही है, तो मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट जमा करने की घटना। एफडी में प्रिंसिपल अमाउंट एक बार में जमा होता है, आरडी में प्रिंसिपल अमाउंट कई बार में जमा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। ठीक, ये इन दोनों में क्या है, बेसिक डिफरेंस। एक और अंतर होता है, जो एफडी होती है आपकी, ठीक है, और जो आरडी जो होती है, ठीक, एफडी जो होती है वो मिनिमम 7 डेज की होती है, 7 दिन की मिनिमम होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, 10 ईयर्स तक की। ऐसा नहीं है आपका, जैसे आप बैंक में गए और बोले कि भैया 5 दिन के लिए एफडी कर दो, भगा देगा। ठीक है, आप देखना बैंक में घुसना तो मिनिमम 7 दिन वहां पे लिखा होगा। तो मिनिमम एफडी 7 दिन की होती है, मैक्सिमम 10 साल। ऐसा नहीं कि आप जमा करो बोल दो हमारी अगली जनरेशन आके निकालेगी, नहीं, 10 साल तक ही वो रहेगा। नहीं आप पैसा निकालोगे, अकाउंट आपका फ्रीज हो जाता है, उस पर इंटरेस्ट, बैंक ईमानदार है तो बचत खाते का ब्याज उसके बाद देना शुरू कर देगा, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, अदरवाइज वो इंटरेस्ट भी नहीं देता है। उसके बाद इंटरेस्ट आपका 0 हो जाता है, जो पहले का मिला हुआ है बस वैसे आपका पैसा पड़ा रहता है। ठीक है, वहीं पे जो आरडी है आपका, रिकरिंग डिपॉजिट है, ये मिनिमम 6 मंथ के लिए होता है, और मैक्सिमम कितना होता है इसका, 10 ईयर्स इसका भी होता है। तो दोनों का जो मैक्सिमम टाइम है वो कॉमन है, सेम है, बट मिनिमम टाइम दोनों का अंतर होता है। कोई भी आरडी 6 महीने से कम की नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो ये एफडी और आरडी में क्या होते हैं, बेसिक डिफरेंस होते हैं, बट दोनों में एक चीज कॉमन है कि दो के दोनों टाइम डिपॉजिट के अकाउंट है, और दोनों में पैसा अगर जो है तो आपको बैंक को बताना होगा, तभी आप उस पैसे को निकाल सकते हो, अदरवाइज आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने जो पहला बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे देखा, ठीक है, पहला बेसिक कंसेप्ट हमारा जो डिपॉजिट है वो क्या हुआ, आपका हो गया। ठीक, अब दूसरा बेसिक कंसेप्ट मनी सप्लाई है, इसकी कहानी हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, देखेंगे, फिर एनडीटीएल, फिर बैंक, और तब हम मॉनेटरी पॉलिसी शुरू करेंगे प्रॉपर तरीके से,
तब वो चीज़ और अच्छे से आपको समझ में आनी है। ठीक, तो आज के लिए जो आपका ये जो सेशन है, ये लेक्चर है, यहीं तक। मिलते हैं अगले लेक्चर में आगे आपकी अगले बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ।